गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 में शब्द विधान पढ़ेंगे। शब्द विधान में समास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेसन 4 में शब्द विधान में संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास सम जोड़ अस से बना है, जिसका अर्थ है सम का अर्थ है जोड़ना और अस का अर्थ है होना। सम उपसर्ग है और अस धातु है। जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं तो उसे समास कहते हैं। जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। फिर से और एक बार देखेंगे समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना होती है उसे हम समास कहते हैं। शब्दों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे हम अपने बुक में देखेंगे, दो पहरों का समूह जोड़ दो पहर समस्त पद। देश का भक्त जोड़ देश भक्त, ये है समस्त पद। माता और पिता माता पिता, ये हो गया समस्त पद। तो हम यहाँ क्या देखें कि जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से नए शब्द की रचना होती है उसे हम समास कहते हैं और शब्दों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का मूल शब्दों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह। समास विग्रह का अर्थ क्या है। विग्रह का अर्थ है अलग करना। समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद का मूल शब्दों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद यहाँ हम देख रहे हैं, समस्त पद है रसोई घर, यानी कि यह पूरा एक शब्द है समस्त पद रसोई घर। और यहाँ हम उस शब्द को अलग कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, यानी कि समास विग्रह क्या होगा। रसोई घर का समास विग्रह हुआ रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, समस्त पद रसोई घर और समास विग्रह हो गया रसोई के लिए घर। अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 प्रकार हैं, 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे की। तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान माना जाता है तथा पूर्व पद गौण होता है, यानी कि वो चुप साइलेंट रहता है, तो इसमें प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व विशेषण होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास हमें समझ में आ गया कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें हम दूसरा जो पद होता है जैसे कि जेब खर्च। जेब खर्च, इन शब्द में जेब के लिए खर्च, तो खर्च जेब के लिए खर्च में खर्च को प्रधान माना गया, यानी कि उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हुआ।
तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म का अर्थ ही क्या होता है? काम। तो जहाँ पूर्व पद में कर्म की प्रधानता होती है, जहाँ पूर्व पद यानी पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, यानी कि को आ जाता है। जैसे कि हम कर्म जब हम कारक पढ़ते हैं तो कर्म को, तो इसमें को का लोप यानी कि को आ गया। जैसे नमक को हलाल करने वाला, तो इसका एक शब्द में हुआ नमक हलाल। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथाकार। सुख को प्राप्त सुख प्राप्त। तो इस प्रकार हम क्या देखें, को का लोप हुआ यानी कि इसमें को आ गया। कर्म तत्पुरुष है इसीलिए इसमें को आया, यानी कि कर्म जब हम पढ़ते हैं कारक तो उसमें कर्म को आता है, तो इसलिए यहाँ को का लोप आ गया। तो ये है कर्म तत्पुरुष। अब हम आगे देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष के बारे। जहाँ कर्ण कारक की विभक्ति, जब हम कर्ण कारक में अलग करते हैं तो कर्ण में क्या होता है, कारक कर्ण कारक में से या के द्वारा लगता है। तो इसलिए यहाँ जहाँ कर्ण कारक की विभक्ति होती है तो उसमें से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। तो हमें संप्रदान कारक भी समझ में आ गया संप्रदान तत्पुरुष के बारे में, कि संप्रदान में हमें से के द्वारा जोड़ा जाता है और इसका लोप होता है से या के द्वारा। अब हम आगे देखेंगे कर्ण तत्पुरुष के बारे। जहाँ कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे मन से गढ़ा हुआ, मन गढ़त। गुण से युक्त, गुण युक्त। रस से पूर्ण, रस पूर्ण। तो कर्ण तत्पुरुष, कर्ण में क्या लगता है, कर्ण कारक जब पढ़ते हैं तो कर्ण कारक में कर्ण से या के द्वारा, तो इसी से या के का लोप होता है कर्ण तत्पुरुष में। अपादान तत्पुरुष, इसमें समास में से की विभक्ति का लोप हो जाता है तथा संपूर्ण वाक्य एक शब्द से बदल जाते हैं। जैसे बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। हृदय से हीन, हृदयहीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष के बारे में कि संबंध तत्पुरुष क्या है। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है, यानी कि जब हम कारक पढ़ते हैं तो संबंध कारक में का के की लगता है। तो यहाँ इसीलिए इस पद में भी का के की का लोप होता है। जैसे अमृत की धारा, अमृत धारा। राजा का कुमार, राजकुमार। गंगा का जल, गंगा जल। पेट का दर्द, पेट दर्द। तो हमें संबंध का तत्पुरुष के बारे में भी समझ में आ गई होगी। तो आगे हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष के बारे में। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप हो जाता है, जैसे वन में वास, वनवास। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। ध्यान में मगन, ध्यान मगन। अपने पर बीती,
आप बीती, तो अधिकरण तत्पुरुष समास भी हमें समझ में आ गई होगी। तो हमें इस तरह याद करना है। हमें कारक तो पता ही होगा कि कारक के चिन्ह और कारक, तो हमें कारक के चिन्ह और कारक अच्छी तरह से याद है, तो हम अच्छी तरह से तत्पुरुष समास के बारे समझ सकते हैं। कर्म में कर्म को कर्ण से, संप्रदान से के द्वारा, अपादान से में पर, संबंध का के की और अधिकरण में पर। तो हमें ये कारक के साथ उसका चिन्ह पता है, याद है, तो हम अच्छी तरह से तत्पुरुष समास के बारे समझ सकते हैं। हमने समास के 6 भेद में से एक भेद तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा भेद कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो हमने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में हमें याद करना है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, यानी कि प्रधान होता है विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे महान है जो देव, महादेव। अंधा है जो विश्वास, अंध विश्वास। 3 है रंग जिसमें, तिरंगा। अल्प है संख्या जिनकी, अल्प संख्या। कभी कभी उपमान और उपमेय को भी कर्मधारय समास से जोड़ा जाता है। जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। कमल के समान चरण, चरण कमल। कहने का अर्थ क्या है, कभी कभी उपमान और उपमेय को भी कर्मधारय समास में जोड़ा जाता है। यानी कि उपमान और उपमेय है जिसकी तुलना हम किसी से करते हैं, जिसकी तुलना हम किसी से करते हैं उसे हम उपमान या उपमेय कहते हैं। तो कभी कभी उपमान और उपमेय को भी कर्मधारय समास में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम देखें चंद्र के समान मुख, यानी कि किसी की तुलना हम करके बताते हैं कि उसका मुख चंद्र के समान है, तो उसे हम बोलेंगे चंद्रमुख। कमल के समान चरण, तो हम किसी की तुलना करते हैं और बोलते हैं कि कमल के समान उसका चरण है, तो चरण कमल। तो कर्मधारय समास में हमें याद करना है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कि पहला पद महादेव में, यहाँ है महान है जो देव, तो महादेव में पहला पद विशेषण है महा, और दूसरा पद विशेष्य यानी कि देव है विशेष्य। अंधविश्वास, पहला पद में है विशेषण अंध है विशेषण, और विश्वास है विशेष्य। आगे हम देखेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या है? जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास से हमें याद करना है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि संख्या, वह द्विगु समास कहलाता है। तो जहाँ समस्त पद के पूर्व यानी कि पहले पद में संख्या के बारे में पता चलता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे 5 रंगों का समूह पचरंगा, 9 रात्रियों का समूह 9 रात्रि, 2 पहरों का समूह 2 पहर, 4 राहों का समूह चौराहा, 3 कोनों का समूह त्रिकोण, 3 वेनियों का समूह त्रिवेणी। तो हमें बस याद करना है द्विगु समास किसे कहते हैं। तो द्विगु समास में हमको याद करना है कि संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि इसमें संख्यावाचक का
विशेषता बताया जाता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और कर्मधारय में हमें याद करना है कि पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है, यानी कि पहला पद इसमें विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। या हम कह सकते हैं कर्मधारय समास में कि जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य और विशेषण का उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद का पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। और द्विगु समास में पूर्व यानी कि पहले का शब्द जो होता है उसमें संख्यावाचक होता है। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास क्या है? जिस समस्त पद में यानी कि पूरे पद में दोनों पद प्रधान हो। अब हमें याद करना है द्वंद्व समास में दोनों पद यानी कि समस्त पद में दोनों आगे और पीछे दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देवी और देवता, देवी देवता। तो यहाँ पर हम क्या देखें? द्वंद्व समास हमें याद करना है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद को मिलाते समय मध्य यानी कि बीच में जो शब्द होता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं देवी और देवता, तो और इसमें हट गया और क्या आ गया? देवी देवता। आज और कल, आजकल। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। राजा और रानी, राजा रानी। भाई और बहन, भाई बहन। रात और दिन, रात दिन। तो इसमें मध्य क्या हो गया? मध्य जो है स्थित जो योजक है वो हट गया यानी कि लुप्त हो गया है। तो द्वंद्व समास भी हमें पता हो गया कि द्वंद्व समास कहने से हम क्या समझेंगे। द्वंद्व समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होता है, बस हमें यही समझना है कि द्वंद्व समास कहने से दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। और द्विगु समास कहने से हमें इतना ही समझना है कि इसमें पूर्व पद यानी पहले पद संख्यावाचक होता है। और इसमें क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कहने का अर्थ क्या है कि दूसरा पद प्रधान माना जाता है। तो अब हम देखेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में कि अव्ययी भाव समास क्या है। जहाँ पहला पद अव्ययी तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जहाँ पहला पद अव्ययी तथा दूसरा पद संख्या होता है, यानी कि पहला पद क्या है? अव्ययी तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद भी अव्ययी बन जाते हैं। जैसे पेट भरकर, भर पेट। पेट भरकर तो भर पेट। तो हम यहाँ क्या देखें? जहाँ पहला पद अव्ययी हुए तो पहला पद है पेट भरकर, तो यहाँ पहला पद है अव्ययी तथा दूसरा पद क्या है? संज्ञा होता है, तो भर कर, तो यहाँ पर हो गया संज्ञा, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस समास में समस्त पद को अव्ययी बन जाते हैं। जैसे पेट भर कर तो भर पेट। यथा हो संभव, यथा संभव। जीवन पर्याप्त, जीवन। हिसाब के बिना, बेहिसाब। यथा हो शक्ति, यथा शक्ति। तो अव्ययी भाव समास में जो इसमें पूर्व पद अव्यय होता है जो उत्तर पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना देता है। तो यहाँ हम क्या देखें अव्ययी भाव समास में कि जो पहले का है पेट भर कर, तो भर पेट यानी जो क्या है? उत्तर पद यानी कि बाद का जो पद है वो आगे हो जाता है। भर पेट भर कर तो भर पेट। यथा हो संभव, यथा संभव। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि जिसमें पूर्व पद यानी कि बाद यानी पहले का पद, पूर्व पद पहले का पद अव्यय होता है और जो उत्तर पद के साथ मिलकर
उसे भी अव्ययी बना देता है, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो हमें अव्ययी भाव समास के बारे में भी पता हो गया। तो अब हम आगे बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। बहुव्रीहि समास जहाँ दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में हम क्या देखे थे? द्वंद्व समास जिस समास पद में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद, द्वंद्व में दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, और बहुव्रीहि में दोनों पद में कोई भी प्रधान नहीं होता है। तो बहुव्रीहि समास में जहाँ दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 है आनन मुँह जिसे हम बोलेंगे रावण, यानी कि उसको एक शब्द में बोलेंगे दशानन। 10 है आनन, आनन का अर्थ है मुँह, जिसको हम बोलेंगे रावण, यानी 10 मुँह वाला दशानन। भगवान कृष्ण या विष्णु। 12 है सिंह जिसके एक क्या है? एक जानवर 12 सिंह वाला, यानी कि 12 सिंघा, उसे हम बोलेंगे 12 सिंघा। 12 है सिंह जिसके, तो एक जानवर है जिसे हम 12 सिंघा नाम से जानते हैं। चंद्रमा जैसे मुख वाली, किसी स्त्री को हम तुलना कर रहे हैं, तो चंद्रमा जैसी मुँह वाली, तो उसे हम बोलेंगे चंद्रमुखी। पीत पीले है अंबर कपड़े, अंबर है कपड़े जिसके, तो हम उसे बोलते हैं पीतांबर। पीले वस्त्र धारण करने वाला, यानी पीला कपड़ा, तो पीतांबर। 3 है नेत्र जिसके, तो भगवान शिव त्रिनेत्र। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो बहुव्रीहि समास में हम क्या देखें? जहाँ दोनों पद में से कोई भी एक पद भी प्रधान नहीं है, लेकिन इसके अर्थ बदल गए हैं, यानी कि समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। विशेष, कोई समस्त पदों में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों हो सकते हैं। कोई समस्त पद में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों हो सकते हैं। ऐसे समस्त पदों में विग्रह करने पर ही समास का भेद पता किया जाता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि समास, यानी नीलकंठ। नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास नीलकंठ। तो इस प्रकार हम आज समास के बारे में पढ़ चुके और समझ चुके हैं कि समास किसे कहते हैं। फिर और एक बार देखिए, समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द की रचना होती है, उसे हम समास कहते हैं। शब्दों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा? समास के 6 प्रकार होते हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो हम ये 6 समासों के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आप अपने बुक में जो है समास के बारे, उसे और वीडियो दोनों को देखिए और अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए।